अस्सलामुअलैकुम, स्पोर्ट्स वर्ल्ड में आपको वेलकम कहते हैं। मैं हूं हिफ्जा इम्तियाज। HBL PSL सीजन 11 के प्लेऑफ की 4 टीम्स का फैसला हो गया है। काफ़ी हद तक पिक्चर जो है वो क्लियर है। हमारे सामने 4 टीम्स आ गई हैं। कल पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड क्वालिफायर में मद्दे मुकाबिल होंगे और जो जीतेगा वो डायरेक्ट फाइनल का टिकट कटाएगा। जबकि अगर हम गुज़श्ता रोज़ के मुकाबलों की बात करें, हैदराबाद किंग्समैन ने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया और रावलपिंडीज़ को आउट क्लास करते हुए प्लेऑफ में अपनी जगह बना दी और लाहौर कलंदर्स की जो उम्मीदें थी उनको वो अपने साथ बहा ले गई है। दूसरे मैच की अगर बात करें, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मुल्तान सुल्तान्स को 4 विकेट से हराकर पॉइंट्स टेबल पर सेकंड पोजीशन पर अपना जो कब्जा है वो जमा लिया है। और हर कोई हैरान है कि स्टीव स्मिथ एलिमिनेटर मैच से पहले ही मुल्तान सुल्तान्स को छोड़ गए हैं, जबकि गौहर शाह हैरान है कि ऐसी बेबुनियाद खबरें देता कौन है, ये पता चलाएंगे। और इसके साथ साथ अगर मोहम्मद रिजवान की बात करें, मोहम्मद रिजवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाबात पर तनकीद जारी है। रावलपिंडीज़ के कप्तान ने क्या कहा, उनको क्या नहीं कहना चाहिए था, ये भी जानेंगे। और फाइनल के टिकट्स की ऑनलाइन फरोख्त शुरू हो गई है, जबकि फाइनल से पहले लाहौर में शेड्यूल जो 2 प्लेऑफ मैचेस हैं उनके लिए तमाशाइयों की इजाज़त की जो मुहिम है वो भी टॉप ट्रेंड बनी हुई है। बांग्लादेश ने पाकिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए अपना 15 रुकनी जो स्क्वाड है उसका ऐलान कर दिया है। सो टॉपिक्स आपके सामने, इन पर डिस्कशन के लिए मेरा पैनल मौजूद है। जाहिद मकसूद साहब, मुफास करीम, सलीम खालिक साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और जुबैर नज़ीर खान भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे। आप सबको वेलकम कहूँगी और उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। सलीम साहब, आपसे आगाज़ करती हूँ। जब ये PSL सीज़न 11 स्टार्ट हुआ था, हमारे सामने 8 टीम्स थी। 2 टीम्स हमारे लिए मतलब हमने उन्हें कब देखा नहीं हुआ था खेलते हुए, अनएक्सपेक्टेड थी उनकी परफॉर्मेंस। अब जो 4 टीम्स हमारे सामने आई हैं, मुल्तान, पेशावर, इस्लामाबाद, हैदराबाद, ये एक्सपेक्ट किया था कि हम लास्ट जो 4 टीम्स होंगी प्लेऑफ के लिए, हम इनको एक्सपेक्ट कर रहे थे? मेरे ख्याल है इनमें से लाहौर चूँकि डिफेंडिंग चैम्पियन थी उसको भी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। ग्लैडिएटर भी फाइनल खेले तो उनको भी एक्सपेक्ट कर रहे थे। दोनों टीमें फारिग हो गई और जो किंग्समैन आई है ऊपर, ये भी बहुत एक हैरान कुन उनकी परफॉर्मेंस रही कि शुरू में 4 मैचेस वो हार गए और बाद के जो 6 थे उनमें से 5 मैच जीते। बहुत उन्होंने तेज़ी से अपना गेम इम्प्रूव किया, वरना एक वक्त में सबसे आखिर में थे वो। और बातें ये हो रही थी कि जो दोनों नई टीमें आई हैं, एक ही रावलपिंडीज़ और किंग्समैन, दोनों की परफॉर्मेंस बहुत ख़राब है। दोनों ही की वजह से इवेंट ख़राब हो रहा है, कोई मुकाबला बराबर का नहीं हो रहा। लेकिन उन्होंने बड़ी तेज़ी से कम बैक किया और आगे आए। और जाते जाते जैसे ज़ल्मी की परफॉर्मेंस नो डाउट बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी रही और यूनाइटेड ने भी एक मोमेंटम पकड़ लिया है। सुल्तान्स वो भी बहुत अच्छा खेले। थोड़ी सी अब उनकी परफॉर्मेंस में एक ऐसा नज़र आ रहा है, कोई फ़र्क नज़र आ रहा है। देखते हैं आगे क्या उनका होता है। लेकिन जिस तरह से कल किंग्समैन की टीम मैच खेली और उन्होंने फतह हासिल की, बहुत बड़ी, वो एक देखने वाला मैच था कि उन्होंने पहली बॉल जब वो खेलने के लिए आए तो उनको पता था कि उनको करना क्या है, अपना मकसद पता था। सारे लोग आए, सब ने अपना कंट्रीब्यूट किया और जारहाना खेल पहली बॉल से उन्होंने जारी रखा। उस्मान, जैसे कल भी मैंने कहा था कि PSL के जो ब्रेडमैन है, बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने कल भी इनिंग खेली और 244 गालिबन जो स्कोर बना, बहुत बड़ा स्कोर बन गया था। और जब उसके बाद हमने इनकी पिंडीज़ की बैटिंग देखी तो एक वक्त तो ऐसा था कि 12वां ओवर गालिबन चल रहा था, 102 रन पे 4 खिलाड़ी आउट थे। बाद में 34 रन पे पूरी टीम उनकी आउट हो गई और समझ नहीं आया ऐसा क्या पिच में कांटे निकल आए थे या क्या ऐसी चीज़ हुई थी कि जो आ रहा है आउट हो रहा है। आमिर हमेशा बिल्कुल नीचे बैटिंग करते थे, कल उनको थोड़ा ऊपर भेजा, वो आउट हो गए। फिर जिस तरह आसिफ रन आउट हुए वो भी अजीब तरीके से। यानी वो लोग, एक तो हारना तो था उनको, ये तो तय था, लेकिन उनके जहन में शायद ये भी था कि चलो हमें क्या यार, जो भी पहुंचे आगे, हम तो हार ही गए। तो बेदिली के साथ वो लोग खेल रहे थे, लेकिन क्रेडिट तो देना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। और जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ना लाहौर कलंदर्स को, जो कि कहा जा रहा था कि 95% है कि वो लोग पहुंच जाएंगे, उनकी उम्मीदों पर भी पानी फिर गया। और इसके साथ साथ जाहिद साहब, अगर हम हैदराबाद के कमबैक की बात करें, क्या कहेंगे? हैदराबाद ने ये जो लेट सर्च है उनकी जो कमबैक स्ट्रेटजी रही, क्योंकि स्टार्ट में जिस तरह से वो स्ट्रगल कर रहे थे और उसके बाद जो उनकी फतुहात का सिलसिला चला, उनका कमबैक कितना बेहतर था? मेरा ख्याल है इस PSL में चंद प्लेयर्स में शामिल हैं लबूशेन, जिन पर सबसे ज़्यादा तनकीद की गई। ज़ाहिर है उन्होंने इससे पहले शायद एक T20 खेला हुआ है, इंटरनेशनल कप्तानी उन्होंने कभी की नहीं थी और बड़ा अजीब सा लगता था कि लबूशेन को वहाँ से ला के उन्होंने कप्तान बना दिया। लेकिन लबूशेन ने जितना इम्प्रूव किया, जितना कंडीशंस के साथ ख़ुद को एडजस्ट किया और फिर साइम अयूब की नाकामी के बाद
वो आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को वन डाउन की पोजीशन से ओपनिंग पर ले गए। और कल के मैच में गो ज़्यादा अच्छा बड़ा स्कोर नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने बहुत से मैचेस में बहुत ही शानदार के खेल पेश किया, कप्तानी भी अच्छी करने लगे। और इसी तरह से फिर मैक्सवेल बड़ा लेट आए उस टीम में, और आते ही टीम में एनर्जी ज़रूर आई, लेकिन इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके। कल के मैच में आउट क्लास किया उन्होंने एंड पे आकर, जो चौकों छक्कों की बरसात की, बल्कि वही मैक्सवेल की उन्होंने याद ताज़ा कर दी जो अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ उन्होंने वर्ल्ड कप 2023 में एक टांग पे जब डबल सेंचुरी बनाई थी, तो कल तो वही मैक्सवेल लग रहे थे। तो आउट क्लास परफॉर्मेंस दिखाई हैदराबाद ने, और हैरत भी होती है रावलपिंडी की टीम पे कि बहुत ही, यानी कि जो टारगेट उनको चाहिए था उन्होंने वो अचीव कर लिया। 244-45 रन पहले करा डाले। मोहम्मद आमिर को शायद SPSL में सबसे ज़्यादा रन पड़े हैं। मोहम्मद आमिर की हाइप काफ़ी थी, काफ़ी उम्मीदें थी, बल्कि लोगों की नज़रें थीं कि इस जोड़ी को देखें, नसीम शाह को और मोहम्मद आमिर कैसी बॉलिंग करते हैं। बदकिस्मती से नसीम शाह तो शुरू में ही अनफिट हो गए दूसरे मैच में, फिर कम बैक किया, फिर अनफिट होकर बाहर चले गए। तो मोहम्मद आमिर भी उस सतह के मोहम्मद आमिर नहीं जैसे हम लोग देखने के आदी थे या फैंस भी समझते थे। और इस तरह से ज़्यादा अच्छी बॉलिंग नहीं रही। फिर जब बैटिंग की बारी आई तो सिवाय उस्मान ख्वाजा के, जिन्होंने पहले मैचों में अच्छी बैटिंग नहीं की, कल एक एंड उन्होंने संभाले रखा, 66 पर गालबन नॉट आउट रहे, और दूसरे एंड से मुसलसल हमारे एक दोस्त के कहने की तरह का जैसे नियाग्रा आबशार का पानी गिरता है, ऐसे उनकी विकेटें गिर रही थी। और 137 पे, हालांकि 158 चाहिए था उनको बचने के लिए, ताकि अगर वो इतना कर जाते तो फिर लाहौर कलंदर क्वालिफाई करती। उनकी खुशियाँ कोई बेजा नहीं थी। लगता नहीं था कि हैदराबाद जो है, ठीक है, एक T20 जो है ना काफ़ी फ़नी गेम है, इसका सबूत तो अक्सर टूर्नामेंटों में मिलता है, लेकिन अभी हमें ताज़ा तरीन भी मिल गया कि मुसलसल हारने वाली, फिर इतने मार्जिन से जो जीतना था वो भी उनका टारगेट था, लेकिन बहुत अच्छा हैदराबाद ने कमबैक किया और प्ले ऑफ में। बिल्कुल ऐसा ही है। ज़ुबैर, आप ज़ुबैर को भी अपने डिस्कशन में शामिल करते हैं। ज़ुबैर, कहिएगा, कल जो दोनों मैचेस थे कराची में हुए, कल जो मैच होगा वो कराची में होगा। इस साल PSL जो सीज़न 11 है उसका लास्ट मैच है, तो इस हवाले से क्या कहेंगे हम, अगर एनवायरनमेंट की बात करें, प्लेयर्स की बात करें, और फिर जो कल वहाँ पर मैचेस हुए, बड़े शानदार मैचेस थे, इस बार क्या कहेंगे? जो बड़े नामों की अगर हम बात करें, उनसे ज़्यादा जो टीम केमिस्ट्री है उसने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया है। देखें, कल के जो 2 मैचेस थे बड़े दिलचस्प हुए थे और बड़े सनसनीखेज रहे थे, और सबकी निगाहें इन मैचेस के ऊपर थी। जाहिर है कि क्वालिफायर के लिए भी डिसाइड होना था, और सबसे बड़ी बात ये कि जो हैदराबाद का और रावलपिंडी का मैच हुआ उसके ऊपर सबकी निगाहें थी, क्योंकि लाहौर कलंदर्स भी बड़ी होप्स रख रही थी। लेकिन जैसा कि हमारे साथी ने कहा कि बहुत ही बिल्कुल दुरुस्त अंदाज में बात की कि एक अच्छा टारगेट सेट करने के बाद जो रावलपिंडी जो है 136 रन के ऊपर अगर आउट हो गई तो बड़ी अचंभे की बात थी, और लग तो नहीं रहा था कि रावलपिंडी जो है इसने कम स्कोर के ऊपर आउट हो जाएगी। लेकिन सडनली जिस तरह से उनकी विकेट गिरी तो वो हैदराबाद किंग्समैन के लिए यानी एक बहुत सूदमंद साबित हुई। बहरहाल इस मैच के हवाले से बहुत से शक्कूक और शुबात अपनी जगह पर जन्म तो ले रहे हैं कि रावलपिंडी एक अच्छे हदफ की को कबूल करने की कोशिश में जो है सिर्फ 136 रन के ऊपर आउट हो गई, और जिस तरह से पेदर पे उनकी विकेटें गिरी वो भी बड़ी अचंभे की बात थी। कोई शक नहीं कि दोपहर को गर्मी बहुत थी, और उसके बाद जब शाम में समंदरी हवाएं चलनी शुरू हुई तो बॉलर्स को फायदा हुआ। लेकिन इसमें जो है रावलपिंडी के जो बैटर्स की जो नाकामी मैं समझता हूँ वो ज्यादा अहम थी बनिस्बत ये कि हैदराबाद किंग्समैन के बॉलर्स वो एक अच्छे उसको अचीव कर सकते थे अपने टारगेट को, लेकिन रावलपिंडी ने जो है जिस तरह से परफॉर्म किया। बिल्कुल, कल रावलपिंडी ना हमें बैटिंग के हवाले से फ्लॉप नजर आई, बल्कि अगर हम बॉलिंग की भी बात करें 245 का टारगेट जो है वो हैदराबाद ने सेट कर लिया। वो जो कल अचीव करना चाहते थे उन्होंने वो किया। एक बड़ा टारगेट सेट करने के साथ साथ वो टीम को रिस्ट्रिक्ट करना चाहते थे, उन्होंने वो भी किया। तो रावलपिंडी कल हमें बैटिंग में भी फ्लॉप नजर आई, बॉलिंग में भी फ्लॉप नजर आई। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि रावलपिंडी दोनों, बल्कि फील्डिंग की अगर बात की जाए तो फील्डिंग में भी तीसरा शोबा बड़ा अहम होता है, और अहम तरीन कैचेस उन्होंने ड्रॉप किए रावलपिंडी ने, जिसकी वजह से उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो 2 शोबे नहीं बल्कि तीनों ही शोबे, बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग, तीनों में जो है रावलपिंडी जो है बिल्कुल मैं समझता हूँ कि चारों शाने चित हो गई थी, और यही वजह बनी कि हैदराबाद किंग्समैन जो है क्वालिफाई करने में कामयाब हो गई। अगर हम बात करें कल के मैच की तो देखें कल का वेदर जो है एक मरतबा फिर गर्म मौसम होगा, और गर्म मौसम में जो है ज़ाहिर है कि शाम को ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगेंगी, तो उसका बेनिफिट जो है वो मैं समझता हूँ कि बॉलर्स को मिलेगा। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड
यूनाइटेड की टीम बहुत स्ट्रॉन्ग टीम मुझे नजर आती है कंपेयर एज हैदराबाद की किंग्स। ठीक है, हैदराबाद ने अब तक परफॉर्म किए मुसलसल शिकस्तों के बाद जो वो एक मरतबा फिर मैदान में कामयाबी हासिल करती रही, लेकिन इस्लामाबाद जी 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 बिल्कुल, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने भी जो कल मैच हुआ उसमें बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। यकीनन कल का जो मैच होगा उस पर हमारी नज़रें भी होंगी। बहुत शुक्रिया ज़ुबैर नज़ीर, आप हमारे साथ मौजूद थे। जाहिद साहब, जैसे अब ये कहा जा रहा है प्लेऑफ की टीम्स हमारे सामने आ गई हैं, उसके बाद एलिमिनेटर जो है उसका आगाज़ होगा, लेकिन ये भी कहा जाता है कुछ हलकों में, कुछ लोगों में ये डिस्कशन भी होती है कि ये जो फॉर्मेट है एलिमिनेटर्स का, ये कहा जाता है सेमीफाइनल रख देते प्लेऑफ की बजाय। क्यों फॉर्मेट ये नहीं रखा गया? ये इस फॉर्मेट का क्या फ़ायदा है? वैसा देखें, एक तो दुनिया भर में जितनी लीग्स होती हैं उनमें प्ले ऑफ का जो फॉर्मेट है ये इंट्रोड्यूस कराया गया है, और दूसरा इसका एडवांटेज ये होता है कि इंटरेस्ट इसलिए कायम रहता है कि जो टॉप पोजीशन आई, जो इतने मैचेस खेल के जिसने सबसे अच्छा कहने का ये पूरा राउंड जो खेला है और नंबर 1 है और नंबर 2 पे आ गई, उनको थोड़ा एडवांटेज मिल जाता है। जैसे बहुत से लोग आज हमसे भी कंफर्म करना चाहते थे कि इसका क्या तरीकाकार है, तो कल जो पहला होगा यानी कि क्वालिफायर होगा, उस क्वालिफायर में जो जीत जाती है तो सीधी फाइनल में पहुंच जाएगी, उसको एडवांटेज होगा। अब वो पेशावर ज़ल्मी भी हो सकती है और इस्लामाबाद यूनाइटेड भी हो सकती है जो कि दूसरी पोजीशन पर मौजूद है, लेकिन जो हारेगी वो आउट नहीं होगी, उसके पास एक चांस और होगा। इसके बाद 2 एलिमिनेटर होंगे, जो एलिमिनेटर 1 होगा यहाँ लाहौर में खेला जाएगा, उसमें 2 टीमें होगी, मुल्तान सुल्तान और हैदराबाद। उनमें से जो टीम हारेगी वो तो बाहर हो जाएगी और जो जीतेगी फिर उसका कल हारने वाली टीम के साथ होगा। गोया के लाइफ लाइन 2 दफ़ा मिल जाएगी उस टीम को जो पहली 2 टॉप की पोजीशनों में आती है। तो मेरा ख्याल ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, प्ले ऑफ मैच में ज़्यादा चांस मिल जाता है। सही। अच्छा मुफाज, हम लाहौर की अगर हम बात करें, लाहौर की बड़ी कल उम्मीदें भी थी और यकीनन हैदराबाद के, और जब मैच हुआ तो रावलपिंडी के साथ तो वो लोग भी देख रहे थे और ये कहा जा रहा था 95% चांस है, लेकिन ओवरऑल डिफेंडिंग चैंपियन है। हम PSL में बात करें तो उन्होंने बहुत अच्छा खेल भी पेश किया, लेकिन क्यों ऐसा लगा कि सिर्फ किस्मत ने साथ नहीं दिया, या किसी पॉइंट्स पे लगा कि जो लाहौर है वो प्रेशर का शिकार हो गई, जो उनके साथ कंट्रोवर्सीज भी चली? बिल्कुल इफ्जा, कंट्रोवर्सीज का तो शिकार रही जब उन्होंने, आपको पता है, पहला मैच हैदराबाद किंग्समैन को हराया तो दिफाई चैंपियंस थी, उनको एक बूस्टअप तो मिला, लेकिन उसके बाद से जैसे हम जिक्र कर रहे थे कंट्रोवर्सीज चलती रही हैं। फ़खर ज़मान की बॉल टैंपरिंग का इशू चला है, सबसे मेन खिलाड़ी थे, जब उस पर इस तरह के एलिगेशन लगें तो टीम का जो मोराल है वो भी डाउन होता है। इसके साथ अगर हम सिकंदर रज़ा की बात करें जी, उन्होंने कहा कि शाहीन के कहने पर हमने जो अप्रोच किया, मेरे अजीज़ मुझसे मिलने आए, तो ये अलग कंट्रोवर्सी चलती रही। शाहीन पर भी फ़ाइन हो गया। उसके बाद ख़ास तौर पर जिनको डेंट पड़ा है बैटिंग में, इमोन परवेज़ इंजर्ड हुए, उसका जो ऑल्टरनेट था वो आशा लंका है, लेकिन आशा लंका की T20 क्रिकेट में उतनी अच्छी परफॉर्मेंसेज नहीं रही। ODI के इंटेंट से वो खेलते हैं, जिसका इनको नुकसान हुआ। ख़ास तौर पर अगर हम मोहम्मद नईम की बात करें, बहुत टैलेंटेड खिलाड़ी हैं। हम इसी शो में, हमें याद है कि हम ये कहते थे कि इनको चांस मिलना चाहिए पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में, लेकिन टैलेंट का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी आंखों पर पट्टी बांध देंगे। अब वो पंजाबी वर्ड यूज़ करते हैं ना कि टुलबाजी, वो वाकई टुलर एक लिहाज से उन्हें कहा जा सकता है। अभी उन्होंने बहुत इंप्रूव करना है क्रिकेट को, अपने शॉट सिलेक्शन को उनको बेहतर बनाने की कोशिश यकीनी तौर पर करनी पड़ेगी। लेकिन बॉलिंग लाइन में भी बड़े मसले उनके रहे हैं। ख़ास तौर पर 2 ही बॉलर नज़र आते हैं जब भी हम नज़र दौड़ाएं उनकी कॉम्बिनेशन पर। एक शाहीन शाह अफरीदी हैं जिनसे नया बॉलर मुश्किल से होता है, चलो नए ओवर में 1-2 विकेट्स निकाल देते हैं, लेकिन जब उन्हें छक्के पड़ते हैं आखिरी ओवर्स में वो बिल्कुल घबरा जाते हैं, अपनी लाइन और लेंथ का भी ख्याल नहीं रखते, कभी ऑफ साइड पर ज़्यादा बॉल करते हैं, कभी वो नो बॉल्स कर रहे होते हैं। इसी तरह हारिस रऊफ़ को मेरा ख्याल वैसे ही उन्होंने कसम उठा लिया कि जो आखिरी ओवर्स होंगे उसमें ही हमने यूटिलाइज़ करना है। हालांकि अगर हारिस को सही तरह इस्तेमाल किया जाए 14वें ओवर में या इससे पहले थोड़ा हम चले जाएँ 10वें ओवर में, तब वो विकेट्स ले देते हैं। लेकिन शाहीन के अभी मैं समझता हूँ उस तरह मेच्योरिटी नहीं आई, उनको अपनी बॉलिंग पर भी तवज्जो देनी होगी, और ख़ास तौर पर जब वो बैटिंग करने आते हैं, अच्छी तरह हमें मालूम है कि सिकंदर रज़ा को नीचे कर दिया था और वो खुद बैटिंग करने आए, फिर 0 पर वो आउट हुए हैं, तो कॉम्बिनेशन इनका ख़राब रहा है। मिडिल ऑर्डर का भी मसला रहा है। अब्दुल्ला शफीक उस तरह परफॉर्म नहीं कर सके, क्योंकि अब्दुल्ला शफीक के बारे में हम कहते हैं स्टाइलिश प्लेयर हैं, किताबी खिलाड़ी हैं, उनको भी अपनी परफॉर्मेंस ठीक करने की ज़रूरत है। अगर वो चाहते हैं कि T20 क्रिकेट उन्होंने खेलनी है तो उन्हें अपनी टेस्ट और ODI की इंटेंट छोड़नी पड़ेगी। बहरहाल जी, ये एक्सपेक्टेड था, हमने पहले भी कहा था कि लाहौर कलंदर्स के लिए बहुत सी मुश्किलात नज़र आ रही हैं, और कल जिस तरह हैदराबाद किंग्समैन ने खेला है, हर लिहाज से हम आगे
बात भी करेंगे जो रिजवान की स्टेटमेंट है कि जी वो डिज़र्व नहीं करते थे, बड़ी अजीबोगरीब स्टेटमेंट है। मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा डिज़र्व ही हैदराबाद किंग्स फैन की टीम करती है। जिस तरह जाहिद साहब ने भी कहा कि मुसलसल शिकस्तों के बाद उन्होंने जिस अंदाज से कम बैक किया, हालांकि वो भी कंट्रोवर्सीज का शिकार थी। हिफ्ज़ा आपको पता है एक पिंक बॉल का मसला बन गया था, उसके बाद मानस लबुशन पर जिस तरह तनकीद हो रही थी। वैसे रिजवान को मेरी नज़र में लबुशन से सीखना चाहिए, क्योंकि रिजवान तो T20 क्रिकेट बहुत खेल चुके हैं, अपनी इंटेंट भी दिखा चुके हैं। लबुशन के आगाज में लबुशन के कैप्टनसी के हवाले से ही बात की जाती थी कि उनका इतना एक्सपोजर नहीं है T20 में, और फिर उनको टीम का कैप्टन बना देना। स्टार्टिंग में जब टीम परफॉर्म नहीं कर रही थी तो ये कहा जा रहा था कि कैप्टनसी के बहुत से मसले हैं। सलीम खालिक साहब, रिजवान की अगर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से बात करें तो जो तनकीद की जा रही है, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? अगर उनका जो सिंपैथी शो करना है लाहौर के लिए, एक प्लेयर को एज अ कैप्टन ये करना चाहिए या उसको नहीं करना चाहिए अपनी पोजीशन के लिहाज से? देखिए, अभी पंजाबी की बात हो रही थी, पंजाबी में एक और बात भी होती है ना, सज्जी दिखा के खब्बी मार देना। क्रिकेट की ज़बान में एक है, ये समझ गए होंगे जाहिर साहब और दूसरे, तो वही वाली बात है। सिंपैथी दिखाई, लेकिन जब खेल रहे थे वो बिल्कुल अपोजिट परफॉर्मेंस थी, चाहे वो बॉलिंग हो या बैटिंग में, और वो ऐसा लग नहीं रहा था। लेकिन रिजवान को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। देखें, एक तो उनकी परफॉर्मेंस भी नहीं हो रही, लेकिन चौके छक्के उनसे लग नहीं रहे मैदान में, ज़बान से चौके छक्के लगा रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो खुद आ जाते हैं और उनको पता नहीं होता वो बोल क्या रहे हैं। कभी वो कुछ कह रहे होते हैं, कभी वो कुछ बात कर रहे होते हैं, लोग भी कंफ्यूज होते हैं, कंट्रोवर्सीज भी क्रिएट होती हैं। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक दो बातें उन्होंने और ऐसी कही थी जो मैंने वो सुनी और मेरा ख्याल है वो उनको कहनी नहीं चाहिए थी। वैसे तो कुछ 2-3 दिनों में ऐसी कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं जिसके बारे में मैं अपने आप को, क्योंकि मैं खुद एक फ़िल्टर अपने अंदर लगाया हुआ है, तो वो फ़िल्टर यूँ बार बार है ना, जब मैं बोलने के लिए सोचता हूँ वो बोलता है टू टू टू, जैसे आप लोग कर देते ना, तो वो खुद मैं चुप हो रहा हूँ, मैं बोल नहीं रहा, बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ। लेकिन रिजवान के हवाले से मैं इतना कहूँ कि जिस तरह से वो खेल रहे हैं वो उनकी परफॉर्मेंस वैसी नहीं है, लेकिन जिस तरह बोल रहे हैं वो उनकी परफॉर्मेंस उससे भी ज़्यादा ख़राब है। तो खेल में भी उनको थोड़ा वक्फा लेना चाहिए। और अब चलें, इनकी टीम तो फारिग हो गई यहाँ से, अब उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस और इस तरह से चीज़ों से भी थोड़ा गुरेज करना चाहिए। कभी ज़रूरी नहीं है हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कप्तान आए, कभी कोच को भेज दें, कभी बॉलिंग कोच को भेज दें, कभी बैटिंग कोच को भेज दें, कभी किसी बच्चे को और को भेज दें, क्योंकि वो फिर इस तरह की बातें करते हैं तो लोग बातें बनाते हैं फिर कि यार ये हो क्या रहा है सारा कुछ, खामखा की अननेसेसरी कंट्रोवर्सीज क्रिएट होती हैं। सही, बिल्कुल। और जाहिद साहब, जैसा अननेसेसरी कंट्रोवर्सीज की बात की है, खामखा में लोग बातें बनाते हैं, इसी तरह स्टीव स्मिथ के हवाले से भी जो बातें की जा रही हैं कि टीम को एलिमिनेटर उनको ज़रूरत है, इतना अहम मैच है और उसमें वो छोड़कर जा रहे हैं। फिर गौहर शाह की जानिब से कहा गया कि नहीं ये फेक न्यूज़ है, तो कहाँ से आती हैं ये खबरें, कौन फैला रहा है? हिफ्ज़ा, देखें, मुल्तान सुल्तान की परफॉर्मेंस शुरू से ही अच्छी थी और मेरा ख्याल है 2 या 3 टीमें ऐसी हैं जिनके ओपनर बहुत ही अच्छे हैं। साहबजादा फरहान उनके साथ हैं और एक एंड स्टीव स्मिथ ने संभाला हुआ होता है। 2 मैचेस में बहुत ही शानदार खेले और सारे उनके टीममेट्स का ये भी कहना है कि स्टीव स्मिथ की मौजूदगी से नए प्लेयर भी बहुत कुछ सीख रहे हैं। एक किस्म का गाइडिंग रोल है उनका, फादरली फिगर्स कहना चाहिए उनका। आप याद होगा कि उन्होंने बार बार अपनी सलाहियतें भी साबित की, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम से उन्हें मौका नहीं मिला। वर्ल्ड कप के लिए भी एक मौके पर उनको भेज दिया गया था, लेकिन खिलाया नहीं। इस इवेंट में बहुत ही अच्छा खेले हैं और वो न्यूज़ मेरी नज़र से भी गुजरी थी जिसमें कहा गया था कि स्टीव स्मिथ का शुक्रिया, और लगता है ऐसा था कि जैसे वो इवेंट को छोड़ कर जा रहे हैं। तो यूसुफ अंजम साहब की बात हुई, गौहर शाह जो उनके ओनर हैं उन टीम के तर्जमान से भी हुई, और दोनों ने बहुत ही हैरत का इज़हार किया। उन्होंने कहा ये खबरें कहाँ से आती हैं, कौन चलाता है? वो समझते हैं कि शायद उनकी मुहिम के ख़िलाफ़ या उनकी टीम का टेम्पो तोड़ने के लिए इस किस्म की खबरें फैलाई जाती हैं। आपको याद होगा, एक अगर कोई बड़ा चैनल या बड़ी वेबसाइट ऐसी न्यूज़ दे देती है, बाकी उसको उठाकर फिर चलाना शुरू कर देते हैं। तो उन्होंने कहा इसमें कोई सच्चाई नहीं है, स्टीव स्मिथ का ये कोई मौका भी नहीं था जाने का, प्ले ऑफ में भी मौजूद है और अगर टीम फाइनल में पहुंचती है, फाइनल जीती है, तो स्टीव स्मिथ का साथ हमें एंड तक हासिल रहेगा। जी सलीम साहब, बिल्कुल एक बात ऐड करना चाहता हूँ, ये जो पोस्ट जारी की गई मुल्तान सुल्तान के ऑफिशियल पेज से जारी की गई है, इसमें मसला ये किसी स्टीव स्मिथ का हमें छोड़ के जा रहे हैं, जो ऑनर की बात है हमारे लिए। जी जी, एक सेकेंड मुफाज, आप बात कंप्लीट करें। जी, मैं बस ये क्लियर करना थोड़ा सा चाह रहा हूँ कि जो ऑफिशियल पोस्ट की गई है मुल्तान सुल्तान के पेज की तरफ से ही की गई है, जो उनका फेसबुक पेज है। अच्छा। कि हमारे लिए बड़ी ऑनर की बात है, स्टीव स्मिथ ने हमारे लिए खेला है, जिसके बाद से गहमा गहमी शुरू हुई है यकीनी तौर पर। सलीम साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? ये फेक न्यूज़ अगर है तो ये फेक न्यूज़ मुल्तान सुल्तान ने ही फैलाई थी। उन्होंने खुद ही ट्वीट की ड्यूरिंग द टूर्नामेंट के हम शुक्रिया इनका। इसका मतलब है, देखें, अभी इसमें ओनर नए आए हैं गौहर शाह, बहुत एनर्जेटिक हैं
और इस तरह की नई नई चीज़ें वो करते हैं, गिमिक्स ऐसी न्यूज़ में रहने के लिए। और अब उनकी सोशल मीडिया टीम ने किया, ये किसने किया, खुद ही उन्होंने एक शोशा छोड़ा, उसके बाद चुप हो गए ये लोग पूरे दिन तक। भाई स्मिथ तो बाद में मैच भी खेल गया, तो अगर वो जा रहा होता तो मैच कैसे खेलता। आज फिर एक तस्वीर जारी की कि स्मिथ बैठे हैं कि ये तो सिर्फ लाहौर जा रहे हैं। तो इन्होंने सब खुद ही किया था, इनका प्लान है, इन लोगों का खुद ही कहा होगा कि चलो यार एक खामा खा के एक कराएं थोड़ा और हम लोगों की टीम का चर्चा होगा। इसमें कोई मीडिया का कसूर नहीं है। अगर इनकी सोशल मीडिया देखें तो इन लोगों ने खुद ही सोचा छोड़ा, बाद में उस चीज़ को खुद किया। और मैं जैसे कह रहा हूँ कि एनर्जेटिक हैं थोड़ा, अभी इनको इस तरह की लाइमलाइट शायद चाहिए होती है, गौहर को भी और इनकी टीम को भी, तो इस तरह के शोशे छोड़ते रहते हैं कि चलो मीडिया को इधर लगा दें। हालांकि बात यह है कि ड्यूरिंग द टूर्नामेंट आप शुक्रिया एक बंदे का अदा कर रहे हैं और उसके बाद जब लोग सवाल पूछ रहे हैं जवाब नहीं दे रहे, इट्स मीन कि ये सारा कुछ जो है इंटेंशनली हुआ है। अगर वरना तो कल वो जैसे ही एक इन्होंने की थी तो कन्फ्यूजन क्रिएट होता, तो वो कह देते कि नहीं जी ऐसी बात नहीं है, वो तो यहाँ है। क्योंकि फिर मैं वही बता रहा हूँ कि बाद में तो वो मैच भी खेल गए थे। सही, इंटेंशनली कन्फ्यूजन जो है वो क्रिएट की गई है। प्रोग्राम में डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। अब सलीम साहब आपकी जानिब आती हूँ। अब कल जो है, अब हम बाकायदा बात करें, अगर एलिमिनेटर्स या क्वालिफायर्स की बात करें, वो मैच स्टार्ट होगा। कल का जो मैच खेला जाएगा वो पेशावर और इस्लामाबाद के दरमियान खेला जाएगा। यकीनन दोनों टीम्स बैलेंस हैं तो इस पोजीशन तक पहुंची हैं, लेकिन कल के हवाले से क्या एक्सपेक्टेड है? अगर दोनों के प्लेयर्स की बात करें, कौन एक्सपेक्टेड है? मैंने अभी जो रिकॉर्ड्स देख रहा था तो मैंने देखा कि आखिरी 5 मैचों में से जो 3 मैच तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जीते हैं, बाहमी जो इनके मैचेस हुए हैं। एक जल्मी ने जीता है और एक शायद नामुकम्मल रहा था, वॉश आउट हो गया होगा। तो अगर हम पास्ट पे जाएं तो ऐसा चल रहा है, लेकिन करंट फॉर्म तो दोनों टीमों की बड़ी ज़बरदस्त है। और अगर हम देखें कि जल्मी के जो मेंडिस हैं और बाबर आजम, उनकी जोड़ी ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही है। जब वो एक साथ क्रीज पे यकजा होते हैं, जब भी मौका मिलता है तो उसके बाद एक दूसरे को बैक करते हैं, ज़बरदस्त उनकी फिर शराकतें बनती हैं। फिर सुफियान मुकीम 19 विकेटें ले चुके हैं। तो 3 जो टूर्नामेंट के टॉप प्लेयर्स हैं वो तो उनके पास है। अगर हम दूसरी तरफ जाएं तो जिस तरह चैपमैन कल खेले, सबने देखा कितना अच्छा खेल रहे हैं। शादाब भी 14 विकेटें ले चुके हैं, यंग टैलेंट भी उनके पास, समीर भी हैं, दूसरे लड़के भी हैं। तो दोनों टीमें ही बड़ी टक्कर की नज़र आ रही हैं और दोनों की परफॉर्मेंस भी अच्छी है। थोड़ा इस्लामाबाद की टीम डगमगाई थी पीछे, लेकिन जो आखिरी जो 2-3 मैच उन्होंने खेले हैं, बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट खेली है। कल जिस तरह से वो जीते, बड़ा हदफ उन्होंने बड़ी उम्दगी से चेस किया, तो वो एक लग रहा है उस टीम की। हमेशा इस्लामाबाद की खासियत तो यही होती है कि उनमें एक टीम स्पिरिट नज़र आती है और लड़के कोशिश कर रहे होते हैं कि कुछ ना कुछ उनको करके दिखाना है, और अच्छी परफॉर्मेंस ही उनकी रहती है। और जल्बी भी इस बार तो बिल्कुल नाकाबिल तस्खीर बनी हुई थी, फिर एक मैच उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा। उनके लिए अच्छा ही हुआ कि और किसी बड़े मैच में हारते तो ज़रा उनको मसला होता, वो उससे इतना उनको फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन दोनों टीमें इस वक्त बड़ी टक्कर की हैं और बाबर के शायकीन तो बहुत खुश हैं कि वो अब अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। सबकी निगाहें हैं उन्हीं के ऊपर होंगी कल्बी के किस तरह जाते हैं। दूसरी तरफ शादाब को भी अगर हम देखें, जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि 14 विकेटें भी ले चुके हैं, बैटिंग भी उनकी अच्छी है, तो ये दोनों कप्तानों के दरमियान भी एक अच्छा मुकाबला मुतवक्किल है। बिल्कुल। जाहिद साहब, अगर हम प्लेऑफ तक पहुंच गए हैं, दोनों टीम्स के हवाले से क्या कहेंगे? इसके साथ साथ अभी हमें जो प्लेऑफ में प्लेयर्स नज़र आ रहे हैं ये बड़े बेस्ट हैं, लेकिन ओवरऑल अगर हम PSL की बात करें तो हमें, आपको क्या लगता है कौन कौन से प्लेयर्स से हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा थी और हम बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए? देखिए हमजा, जहाँ तक कल के मैच की तल्लक है क्वालिफायर का, तो दोनों टीमों के ओपनर काफ़ी अच्छे हैं। क्योंकि मोहम्मद हारिस ने बड़ा स्कोर नहीं किया, लेकिन जब तक वो पिच पे होते हैं वो पावर प्ले के एक बेस्ट प्लेयर माने जाते हैं और थोड़े ही गेंदों पर वो अच्छा स्कोर करके अच्छी बेस करके दे जाते हैं। पिछला मैच वो खेल नहीं सके थे और उनके साथ बाबर आजम आते हैं। उधर डेविड कानवे और समीर मिनास हैं। समीर मिनास आपको याद होगा पहले बहुत ही अच्छी इनिंग्स खेले हैं, अब खैर टॉप 5 में अब शायद समीर मिनास नहीं है। डेविड कानवे बहुत अच्छे प्लेयर हैं, तो उनका दोनों का मुकाबला है। जहाँ तक जनरल प्लेयर्स की बात है तो माजी के बहुत, अब उस्मान खान को अगर देख लें, उन्होंने एक तो सेंचुरी बनाई, एक फिर कल उन्होंने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली। जो तवक्को उनसे की जाती थी उतनी बड़ी वो इनिंग्स खेल नहीं सके। हाँ, अलबत्ता नए प्लेयर का जिक्र करना ज़रूरी है। चंद एक ऐसे प्लेयर्स आए हैं जो हौसला अफजा है पाकिस्तानी टीम के लिए, जैसे ज़ल्मी में फरहान यूसुफ मौजूद हैं, समद मौजूद हैं, वो अच्छा खेले। समीर मिनास अच्छे हैं। मासूद आकत ने 1 या 2 इनिंग्स कल जो है वो बहुत थोड़ा अरसा क्रीज पर रहे, लेकिन अच्छी खेल गए। बहुत ज़्यादा कहना चाहिए मुतासर कौन उनकी परफॉर्मेंस नहीं थी। तो ऐसे कई नाम इस वक्त जहन में नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा नए खिलाड़ी जो हैं उनमें करंट भी है,
खेल भी रहे हैं। अली रज़ा को कल के मैच में मार पड़ी है और फिर इनका साथ देना होगा, और स्पीड भी काफ़ी थी, आपको याद होगा जिसमें हैट्रिक की थी उन्होंने 149.1 या 2 पे वो गेंद थी जिस पे हसन अली उनकी हैट्रिक वाली बॉल पे आउट हुए थे। तो ये फ्यूचर है पाकिस्तान का, कई प्लेयर ऐसे हैं, इनको ज़रा हौसला बढ़ाना होगा और चांसेस इनको मिलने होंगे, कोई शक नहीं है इसमें। और कि एक प्लेयर को PSL की बुनियाद पे तो नहीं लिया जा सकता। पुराने प्लेयर्स में अगर ख़ास तौर पर जिक्र करूँ, एक बाबर की वापसी हुई PSL में, और ख़ास तौर पर जिनको अंडर एस्टिमेट किया जा रहा था और हमेशा T20 में किया जाता है, वो शान मसूद हैं। शान मसूद देखें जब से मुल्तान की टीम में आए, उनको पहले ऑक्शन में को लेने को तैयार नहीं था, और हर मैच में उनकी कोई ना कोई परफॉर्मेंस है, ज़्यादा बयानबाजी भी नहीं करते, बहुत ही अपना सर झुका के लगे रहते हैं, अपने काम से काम रखते हैं। ज़ाहिर टेस्ट टीम की अब उन्होंने कप्तानी भी करनी है पाकिस्तान। बिल्कुल, और ये की प्लेयर है, अच्छे प्लेयर्स रहे। इसके साथ साथ मुफास, जहां पर अब क्वालिफायर स्टार्ट हो रहे हैं, प्लेऑफ के मरहले में पहुंचे, शायकीन को अच्छी खबर तो मिली कि हम फाइनल जाकर देखेंगे, लेकिन अभी जो टॉप ट्रेंड चल रहा है, जो इजाज़त चाह रहे हैं इस वक्त शायकीन कि लाहौर में जो प्लेऑफ होने जा रहे हैं, इनके लिए इजाज़त दी जाए देखने के लिए। यकीनन सबने मिस किया है, क्राउड ने, इवन प्लेयर्स ने भी मिस किया है कि जो क्राउड है वो आया नहीं, जिसकी वजह से एक जो रौनक है PSL की वो थोड़ी कम रही। बिल्कुल, इधर सिर्फ प्लेऑफ की बात नहीं, शुरू दिन से जब मैच शुरू हुआ था यहाँ पे, आपको पता है हैदराबाद किंग्समैन और लाहौर कलंदर्स का मैच ख़त्म हुआ तो वाकई थोड़ा बोरिंग लगा। ये कहा गया कि पता नहीं जैसे रमज़ान टूर्नामेंट खेला जा रहा है विदाउट क्राउड, कोई ताली नहीं, कोई बूस्टअप के लिए मौजूद नहीं है, क्योंकि आपको पता है जैसे हमने पहले भी बात की, इस इवेंट की जो हाइप है ना बाकी इवेंट से ये बहुत ज़्यादा मुनफरिद है। ख़ुसूसी तौर पर USA और लंदन में इसके कामयाब रोड शोज़ हुए, पूरी दुनिया में एक ब्रांड बनकर उभरा है PSL। जिस तरह जितने भी इंतजाम किए गए, बड़े स्टार्स का आना, स्टीवन स्मिथ की अगर हम बात करते हैं, बड़े अच्छे बैटर हैं, बिग बैट्समैन की परफॉर्मेंस थी और तवक्को की जा रही थी कि वो इस इवेंट में भी अच्छा अपने आप को आगे लेके चलेंगे। उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, यहाँ भी सेंचुरी स्कोर की, टेक्निकली सॉलिड बैटर हैं और मुझ जैसे जो उनके फ़ैन हैं उन्हें देखना चाहते हैं। और ख़ास तौर पर अगर बाबर आजम की बात करें, जब से उन्होंने सेंचुरी स्कोर किया उनके तो हर जगह ही चर्चे हो रहे हैं। और आप देखिएगा अगर फाइनल में पहुँचती है पेशावर ज़ल्मी की टीम, हाउस फुल होगा और ज़्यादा फैंस भी हमें बाबर के ही नज़र आएंगे। अलबत्ता लाहौर को भी देखना चाहते थे, उनके जो फैंस हैं वो रंजीदा ज़रूर है क्योंकि उस तरह परफॉर्म नहीं कर सकी वो टीम, लेकिन होम ग्राउंड पर मुझे ये लगता था कि उनको फ़ायदा होगा और वो फाइनल में पहुंचेंगे। लेकिन बहरहाल उनको भी हम गुड लक कहते हैं अगले इवेंट के लिए। बाकी अच्छी बात है जी कि अब फाइनल देख सकेंगे जाकर, आप टिकट्स के रेट्स वगैरह सारा कुछ मौजूद है और जितने भी सेंटर्स हैं फैसिलिटेट किया गया PCB की तरफ से। लेकिन अगर कल को मशरिक़ वस्ता के हालात खुदा न खासा ख़राब भी हों तो मैं समझता हूँ बेहतर पॉलिसी बनाई जा सकती है जी, जैसे प्ले ऑफ पे भी अलाउ किया जाए शायकीन को, सिर्फ ये नहीं कि लिमिटेड ना किया जाए कि सिर्फ फाइनल के लिए आप देख सकें मैचेस। अब तक तो टॉप ट्रेंड चल रहा है, ये जो मुतालबा है शायकीन की तरफ से। सलीम साहब, अभी चूंकि PSL जो है वो इख्तिताम को आ रहा है, 3 मई को इसका फाइनल हो जाएगा। इसके बाद अगर हम अपनी नेशनल टीम के हवाले से बात करें, उनका जो इम्तिहान है वो बांग्लादेश के साथ जो टेस्ट सीरीज़ है, इसके हवाले से जो आज बांग्लादेश ने अपना 15 रुकनी स्क्वाड अनाउंस किया है, आपको लगता है पाकिस्तान के साथ मैचेस के हवाले से, कंडीशंस के हवाले से कितना बैलेंस दिखाई दे रहा है वो स्क्वाड? बैलेंस स्क्वाड बिल्कुल है, और बांग्लादेश ने नए लड़के भी 2 डाले हैं जो, और दोनों नए लड़के ऐसे हैं जिन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत परफॉर्म किया हुआ है। एक मिडिल ऑर्डर में, एक ओपनिंग में है, एक हसन नाम है, मुश्किल से थोड़ा अमते हसन ऐसे, और दूसरे एक और है। दोनों प्लेयर बहुत अच्छे हैं, शांतु कैप्टन है उनके। अगर हम देखें तो बांग्लादेश की टीम जब भी अपने होम ग्राउंड पे खेलती है बड़े अच्छी उसकी परफॉर्मेंस रहती है, और न्यूजीलैंड को इन दिनों बड़ा टफ टाइम दे रहे हैं वो। और जब मैंने आखिरी आज का मैच मैं जिस वक्त देखा था उस वक्त तक तो उनकी पोजीशन आज के मैच में भी ऐसा लग रहा था कि बांग्लादेश जीत जाएगा, लेकिन बाद में मुझे अपडेट अभी मैं नहीं हूँ कि क्या हुआ उस मैच में। तो ओवरऑल ये बांग्लादेश की परफॉर्मेंस अपने होम ग्राउंड पे बहुत अच्छी रहती है, और ये सीरीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए भी। वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का हिस्सा है। इस साल पाकिस्तान को 8 टेस्ट मैचेस खेलने हैं, और वैसे हम लोग ये शिकवा करते हैं टेस्ट इतने होते नहीं हैं, काफ़ी टेस्ट हैं, वेस्ट इंडीज़ में भी खेलने हैं, इंग्लैंड में भी खेलने हैं। तो पाकिस्तान के लिए यहाँ अच्छा मौका है कि ये जो सीरीज़ है दोनों टेस्ट जीते हैं जो 8 तारीख से शुरू हो रही है शान मसूद की कैप्टनसी में। और अच्छी बात यह है कि बाबर की भी जो एक कॉन्फिडेंस था, फॉर्म तो देखें जो एक बड़ा प्लेयर होता है उसके बारे में यही कहा जाता है कि फॉर्म जो है उसका वो तो रहती है, क्लास परमानेंट रहती है उसकी, बस थोड़ा बहुत इस तरह का रहता है, कभी कभी कोई बैट पैच आ जाता है। तो बाबर के साथ भी ऐसा ही था, लेकिन अब देखना ये है कि एकदम इतना 1-1.5 महीने यहाँ PSL में खेल के वाइट बॉल से 20 ओवर का मैच, फिर एकदम 4-5 दिन बाद जब यही
प्लेयर्स जैसे ज़्यादातर प्लेयर बिल्कुल, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इसी मोमेंटम के साथ, इसी मोराल के साथ जब ये प्लेयर्स नेशनल टीम में परफॉर्म करें तो बहुत बेहतर परफॉर्म करें। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।